हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और हमारी एक्सरसाइज 13 भी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 वैदिक गणित। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हम सड़क सुरक्षा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। मैं यहाँ पर आपको जो हमारा बेसिक नियम होता है उसी तरीके से सिखाऊंगा, यानी कि मैं गलत तरीके से आपको सिखाऊंगा एक तरीके से कहूँ तो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो मैं नियमों को फॉलो नहीं करूँगा। वैदिक गणित के जो भी नियम हैं उनको मैं बाद में बताऊँगा। तो समझिए कैसे करना है क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर व्यवकलन करना है, बाकी करनी है। तो बाकी कर दो आप यहाँ पर, बाकी जैसे आप करते हैं वैसे की वैसे बाकी कर दो। तो कैसे करेंगे आप, 15 में से 6 गए तो 9 हो जाएगा। ये 2 रह गए तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे, बताइए, 8 बच गए। इसके बाद यहाँ पर कितना रह गया, 6 में से 5 गए तो 1। फिर यहाँ 6 में से 7 नहीं कटता तो 16 में से 7 गए तो 9। और ये 3 बच गए, 3 में से 3 गया तो 0। इसके बाद 7 में से 8 नहीं कटेंगे, 17 में से 8 गए तो कितने बचे, 9। 3 में से 3 गए तो 0। ये आपका आंसर आ चुका है। मैंने कुछ भी नहीं सिखाया आपको, जो कि जैसे कि आप माइनस करते हैं वैसे की वैसे आपने माइनस कर दिया। अब लगाना है आपको एकाधिक। तो एकाधिक कैसे लगाना है, या तो आप लगाएंगे एकाधिक, या लगाएंगे एक न्यूनन। दो चिन्ह आप लगा सकते हैं, तो मैं दोनों ही तरीके बता रहा हूँ। तो एकाधिक तो लगेगा अंक के ऊपर। तो कैसे लगेगा समझना आप। 5 में से 6 नहीं घटता है, तो नहीं घटता है तो जस्ट इसके बगल वाले अंक पर एकाधिक लगा दो आप। 5 में से 6 नहीं घटता तो एकाधिक हमने लगा दिया। ये कितने हो गए, 5 हो गए। तो 3 में से 5 नहीं घटता, तो इसलिए हमने इसके बगल वाले अंक पर क्या लगा दिया, एकाधिक लगा दिया। अब 7 में से ये कितने हो गए, 5 का ऊपर एकाधिक है तो 6 हो गए। तो 7 में से 6 घट जाते हैं तो एकाधिक नहीं लगाया हमने। अब 6 में से 7 नहीं घटते तो एकाधिक लगा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, 7 में से 8 नहीं घटते तो इसका मतलब क्या करना है बताइए, 4 में से 4 घट जाते हैं तो इसके बगल में हमने एकाधिक नहीं लगाया है। और 7 में से 8 नहीं घटते तो इसके बगल में हमने क्या लगा दिया, एकाधिक लगा दिया। और ये हो गया आपका आंसर। हुआ नहीं हुआ बताइए। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ, एकाधिक कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो आपको बता दिया मैंने। जहाँ पर भी आपको नहीं घट रहा है उसके बगल वाले अंक में आपको एकाधिक लगाना है। 5 में से 6 नहीं घटता, एकाधिक लगा दिया। 3 में से 4 नहीं घटता, यानी 5 नहीं घटता है तो एकाधिक लगा दिया। 7 में से 6 घट जाता है तो एकाधिक नहीं लगाया। फिर 4 में से 4 घट जाता है तो एकाधिक नहीं लगाया। उसके बाद 7 में से 8 नहीं घटता तो एकाधिक लगा दिया। और ये आ गया आपका आंसर। तो ये तो हो गया एकाधिक। अब यदि आपको न्यूनन लगाना है, एक न्यूनन लगाना है, तो आप यहाँ पे नहीं लगा के कहाँ लगा देंगे, जस्ट ऊपर वाले अंक पे लगाएंगे न्यूनन। तो जैसे नहीं घट रहा है तो न्यूनन लगा दिए यहाँ पर। इसके बाद नहीं घट रहा है तो न्यूनन लगा देंगे इसके ऊपर। घट रहा है तो न्यूनन नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से जैसे इसको आप लिख लो, एक न्यूनन वाला आ जाए तो कैसे करेंगे, इसको लिख लो आप। तो मैं मिटा रहा हूँ इनको, एकाधिक को। अब देखिए आप, 5 में से 6 नहीं घट रहा तो बगल वाले ऊपर वाले अंक पर न्यूनन लगा दिया। ये हो गए 2 में से 4 नहीं घट रहा है तो बगल वाले अंक पर क्या लगा दिया, न्यूनन लगा दिया। अब 7 में से यानी 6 रह गए तो 1 घटा दिया हमने, 6 रह गए। 6 में से 5 घट जाता है तो न्यूनन नहीं लगाया। और 6 में से 7 नहीं घटता तो न्यूनन लगा दिया। 3 में से 3 घट जाता है तो न्यूनन नहीं लगाया। 3 बचे, 3 में से 3 घट जाएगा, 0 बचेगा तो न्यूनन नहीं लगाया। तो यहाँ पर 7 में से 8 नहीं घटता तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, नीचे न्यूनन लगा दिया। तो सरल तरीका सिखाया मैंने आपको। यहाँ पर परम मित्र अंक और उनका उपयोग नहीं करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को लिखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है।
हमें वर्ग करना है, वर्ग। निखलम से वर्ग करो और हमें करना है 64 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या देखनी है आपको, संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, 64। इसके बाद इसका आधार देखना है, तो 2 अंकों की संख्या है तो आधार क्या लेके चलते हैं, 10। तो उपाधार कितना होगा इसका। उपाधार का मतलब ये है कि कौन सी दहाई पर है। ये तो 60 की दहाई पर है, ये जो संख्या है 64 ये किसकी दहाई पर है, 60 की दहाई पर है और 70 की दहाई के पास भी है। तो आप उपाधार यहाँ पर 60 भी ले सकते हैं और 70 भी ले सकते हैं। तो हम 60 ले लेते हैं। तो विचलन बताइए, विचलन कितना आएगा। विचलन होता है संख्या माइनस उपाधार। संख्या है 64, उपाधार लिया है आपने 60, तो विचलन कितना आ जाएगा, 4। यदि आप उपाधार 70 लेते, क्योंकि ये 70 के आसपास भी तो है संख्या, तो उपाधार आप 70 ले लेते तो वहाँ पर जो विचलन आता वो किसका आता, माइनस का आ जाता। माइनस के कितने आ जाते, 64 में से 70 घटाते तो माइनस के 6 आ जाते। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद उपाधार अंक, उपाधार अंक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है उपाधार बटे आधार। तो उपाधार है 60, आधार है 10, तो अंक कितना आ जाएगा, उपाधार अंक 6 आ जाएगा। यदि आप उपाधार 70 लेते तो 10 का भाग देते तो उपाधार अंक कितना आ जाता, 7 आ जाता। हो चुका है हमारा यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, बस फॉर्मूला याद है तो आपको फॉर्मूला लगाना है। ये चीज़ें आपको लिखनी होंगी। ये आपके क्या हो गए, संकेत हो गए एक तरीके से। तो क्या होता है, संख्या का वर्ग बराबर, जब वर्ग करना है हमें तो क्या लेना है, उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन। उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन। और क्या करना है, साथ में साइड में विचलन का स्क्वायर करना है। क्या करना है, विचलन का स्क्वायर करना है। ये आपका फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा, तभी चीज़ें आप सही ढंग से समझ पाएंगे। अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि आपके पास कोई संख्या है 12 और एक आ गई 110, तो यहाँ पर उपाधार कितना लें, तो ये 10 के आसपास है, ये 10 के आसपास है, ये 100 के आसपास है। या फिर 98 ले लें तो ये भी किसके आसपास है, 100 के आसपास है। तो आप आधार और उपाधार समान लेके चलेंगे। इसके लिए आधार जो होगा वो 10 होगा और उपाधार भी कितना होगा, 10 होगा। और इनके लिए आधार कितना ले लेंगे आप, 100 के आसपास है तो आधार भी 100 ले लेंगे और उपाधार भी कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे। यहाँ पर नीचे वाली जो संख्या है इसमें आधार आप 10 लेंगे 98 में, क्योंकि 2 अंकों की संख्या तो आधार 10 भी तो ले सकते हैं, तो आधार 10 लेंगे तो उपाधार कितना लेना पड़ेगा आपको, 90 लेना पड़ेगा। ये चीज़ें आनी चाहिए आप पर, ये मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल और केवल अब मान रखने। तो देखिए संख्या क्या है, 64, तो 64 का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक कितना है, 6, कोष्टक संख्या कितनी है 64 प्लस विचलन कितना है 4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। सरल कीजिए, 6 इंटू 64 और 4 68 हो गए, ऑब्लिक 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब इसको गुणा कर लीजिए आप, तो 8 6 48, 36 और 4 40 ऑब्लिक 16। अब यहाँ पर आधार में कितनी जीरो है, तो आधार में जीरो कितनी है बताइए, आधार में 1 जीरो है।
इसलिए एक अंक रखना है। यदि आधार में 2 जीरो होती तो आप यहाँ पर दोनों अंकों को रख लेते, लेकिन एक जीरो है तो एक अंक रखेंगे, तो इसका मतलब एक यहाँ से आके इधर आ जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी 408 में जब आप एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 409 ऑब्लिक कितना रह जाएगा 6, तो उत्तर आ जाएगा 4096। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको लिखिए आप। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपने अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमें निकलम से ही क्या करना है, घन करना है। निकलम से क्या करना है, वर्ग की जगह करना है हमें घन। तो घन करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा थोड़ा सा, और ये चीज़ें ऐसी की ऐसे रहेंगी। और संख्या ले रहे हैं हम कितनी, 35। हमें 35 का घन ज्ञात करना है। देखिए तो संख्या हो जाएगी 35। आधार आप 10 लेके चलेंगे। उपाधार मैंने बता दिया ये 40 के भी आसपास और 30 के आसपास है, तो दोनों ही ले सकते हैं। तो हम उपाधार कितना ले रहे हैं, 30 लेके चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, संख्या में से आप घटा देंगे उपाधार, यानी कि 30 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5। और उपाधार जो अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 35 में आप घटाएंगे, भाग देंगे 10 का, तो कितना आ जाएगा, उपाधार अंक 3 आ जाएगा। अब हमें घन का सूत्र भी आना चाहिए। तो संख्या का घन जो होता है वो क्या होता है। अब पहले हमने जो किया था, देखो यहाँ पर, अब पहले 2 भाग थे वर्ग में, तो एक भाग ये एक भाग ये। अब घन में हमारे पास 3 भाग होंगे। अब 3 भाग होंगे तो यहाँ पर हमने उपाधार अंक लिया था, तो अब हमें यहाँ पर उपाधार अंक की घात कितनी लेनी है, 3 लेनी है, 2 लेनी है। उपाधार अंक की घात कितनी लेनी है, 2 लेनी है। इसके बाद संख्या प्लस विचलन किया था, लेकिन अब 2 विचलन होंगे, 3 संख्या हैं ऐसे, तो विचलन कितने होंगे, 1 2 3 होंगे। तो हमें पहले, और यदि 2 संख्या थी तो 2 विचलन थे, तो हमने एक बार ऐड किया था। अब 2 विचलन है, 3 विचलन है, तो संख्या प्लस अदर विचलन जोड़ते हैं आप, ये वाले विचलन जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन कर देंगे आप, ऑब्लिक। ये हो गया पहला भाग। तो दूसरे भाग में क्या होगा, उपाधार अंक का स्क्वायर आया। अब उपाधार अंक लेना है आपको, गुणा 3 इंटू 3 से गुणा करना है घन में। और इसके बाद क्या करना है बताइए, विचलन का क्या करना है, स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, विचलन की घात 3। ये सूत्र बन जाएगा आपका। अब कुछ नहीं करना, बस आपको इस सूत्र में मान रखने हैं। तो उपाधार अंक कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, संख्या कितनी है 35, 2 इंटू विचलन कितना है 5, ऑब्लिक उपाधार अंक कितना है 3 इंटू 3 इंटू विचलन कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और 5 की घात 3। थोड़ा सा सरल कर लो इसको, 9 इंटू 5 दूनी 10, और 10 और 35 कितने हो जाएंगे, 45, ऑब्लिक 25 गुणा 9 करिए, कितना आएगा, 25 गुणा 9 करो आप, तो कितना आएगा बताइए, 225। और इसके बाद 5 की घात 3 कीजिए तो कितना आएगा, 125। अब देखेंगे आप यहाँ पर आधार में कितनी जीरो है, 1, तो आधार में 1 जीरो है, अतः 1 अंक रखना है आपको, 1 अंक रखना है। इस बात का ध्यान रखना है। यदि 2 जीरो होती तो 2 अंक रखते, तो यहाँ से 12 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 बचेगा, और 12 और 225 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 237 आ जाएगा, ऑब्लिक। और ये गुणा कर लो आप, 9 पंजे 45, और 9 चौका 36, और 4 40। अब यहाँ से 23 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 5, ये 7 बचेगा, और 23 जोड़िए इसमें तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 23 और 5 28, तो कितना आ जाएगा, 428। तो आ जाएगा 42,875 आंसर।
तो लिखिए इसको जल्दी से, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, परावर्त योज्य से हमें क्या देना है, भाग देना है। कैसे देंगे भाग? तो यहाँ पर सबसे पहले भाजक क्या है ये देखना है। भाजक है हमारा ये 1321 है। ठीक है, अब इसका आधार देखिए भाजक का। तो आधार कितना है बताइए, 1000 है, होगा होगा नहीं होगा? तो विचलन निकाल लीजिए आप। विचलन क्या हो जाएगा, भाजक में से आधार घटा दीजिए आप। तीन सौ 21 आपका क्या आ जाएगा, विचलन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, भाग में जब भाग देना होता है तो 3 भाग करते हैं हम। फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, तो ये होता है प्रथम खंड, ये होता है आपका द्वितीय खंड, और ये होता है आपका तृतीय खंड। यहाँ पर आप लिखते हैं सबसे पहले भाजक। तो भाजक कितना है, 1331 है। इसके बाद आपको क्या देखना है, विचलन। तो विचलन कितना है बताइए, 321 है। अब परावर्त योज्य से कर रहे हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इनका परिवर्तित अंक को निकालने पड़ेंगे विचलन के। तो परिवर्तित अंक, तो परिवर्तित अंक क्या आएंगे, ये प्लस के हैं तीनों ही, तो अब परिवर्तित अंक माइनस के ले लेंगे, यानी इनके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब क्या करना, आधार में 3 जीरो हैं, आधार में 3 जीरो हैं, इसलिए भाज्य से इकाई ओर से तीन अंक लेने हैं आपको। यानी कि जितनी जीरो होती हैं आधार में, आपको भाज्य से ही इकाई अंक की ओर से उतने ही अंक तृतीय खंड में रखने होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये भाज्य है आपका, तो इसमें से तृतीय खंड में कौन कौन से अंक आ जाएंगे, 166 आ जाएगा, आ गया। इसके बाद बचे हुए अंक कहाँ आ जाएंगे, मध्य खंड में आ जाएंगे। और आपको थोड़ी लाइन ये ऐसे खींचनी है। अब आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, बहुत सरल विधि है। तो ये तो आएगा आपका भागफल आएगा यहाँ पर, तो और यहाँ पर आएगा आपका शेषफल। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम होगा, जो द्वितीय खंड आया उसका जो ये अंक है, ये वाला, ये तो ऐसे की ऐसे लिख देंगे आप। जो पहला अंक है उसको तो आप ऐसे की ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद 3 को प्रत्येक अंक से गुणा कर दीजिए। तो 3 को 3 के बार से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 9 के ऊपर बार आ जाएगा। अगले अंक के नीचे लिखना है, फिर 3 को 2 के बार से गुणा किया तो 6 के ऊपर बार आ जाएगा, और 3 को 1 के बार से गुणा किया तो 3 के ऊपर बार आ जाएगा। आपको एक बार में एक स्तंभ जोड़ना है। अब ये वाला स्तंभ जोड़ लिया तो इसके बाद ये वाला स्तंभ जोड़ेंगे आप। तो ये वाला स्तंभ जोड़िए आप, तो क्या आएगा 9 में जब -9 जोड़ेंगे, ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, माइनस की संख्या है। तो 9 में 9 का बार जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और 0 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 को 2 के ऊपर बार से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, और 2 को 1 के बार से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। और ये वाले खालिस्तान रह गए थे आपके। अब आपको क्या करना है, इधर जोड़ना है। तो प्लस के 5 और माइनस के 6, तो बचेगा माइनस का 1। क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। अब क्या करना है, दोबारा से -1 को जब -3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 3 आएगा। -2 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2 आएंगे, और यहाँ पर -1 और -1 गुणा होगा तो प्लस का 1 आएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए आप।
तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। अब आपको यहाँ पर दोबारा से गुणा नहीं करने, क्यों? क्योंकि आपके अंतिम अंक के नीचे अंतिम अंक आ चुका है। अंतिम अंक के नीचे जब अंक आ जाता है तो भाग वाली संक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो प्लस के 3 माइनस के 3 जीरो में गए, 1 बच गया। 6 और 2 8 और 6 और 1 7, ये आ चुका है। तो भागफल कितना आया आपका? 301 और 1 के ऊपर बार है। और शेषफल कितना आया आपका? 187। तो भागफल जो आ रहा है इसमें एक माइनस का चिन्ह आ रहा है 1 के ऊपर। तो आपको क्या करना है, ये संख्या कौन सी, किस आधार पर है? 300 पर है। तो 300 में से 1 के ऊपर बार है तो 1 घटा देंगे आप, तो कितना आ जाएगा? 299। और ये आंसर हो जाएगा आपका, और ये भी आंसर हो जाएगा। तो लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स देखिए, अगला क्वेश्चन हमें ध्वजांक विधि से भाग सीखना है अब, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, जो भागफल था आपका उससे परावर्त योज्य से थे। क्या करना है, जो भी हमारे पास संख्या दे रखी है, जैसे भाजक दे रखा है, उसमें से हमें ध्वजांक और मुख्यांक ढूंढने होते हैं। तो हमेशा हमें ध्वजांक जो लेना है वो 1 अंक का लेके चलना है, जिससे हमें कैलकुलेशन में समस्या नहीं आए। तो हमने 1 अंक का लेंगे तो कहाँ से लेंगे? इकाई अंक की ओर से। तो ध्वजांक तो ले लिया 2, तो बचे हुए अंक जो होंगे वो बच जाएंगे मुख्यांक में। इसके बाद 3 खंड बना लिए हमने, प्रथम द्वितीय और तृतीय। अब ध्वजांक में जितने अंक होते हैं उतने ही अंक आपको तृतीय खंड में रखने होते हैं। किसमें से? भाज्य में से। तो 2 अंक जो है ये रख लिया आपने, और बचे हुए अंक कहाँ रख दिए? द्वितीय खंड में। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मुख्यांक तो है 81 और ध्वजांक कितना है? 2। तो ध्वजांक आएगा ऊपर, ठीक है, और मुख्यांक कहाँ आएगा? नीचे आएगा। यानी ध्वज जो होता है एक तरीके से वो कहाँ रहता है? ऊपर ही तो रहता है, ऊपर फैरता है तो ऊपर रहेगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो मुख्यांक होता है उसका भाग देते हुए चलना है। तो मुख्यांक का भाग आप यहाँ पर देंगे तो 2 में जाएगा नहीं, 21 में जाएगा नहीं, 211 में जाएगा। तो अब पहला स्टेप क्या करेंगे, 211 में 81 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और कितना आ जाएगा? 162। घटाइए, 11 में से 2 गए तो 9, और 11 में से 7 गए तो 4, 49 बच गए। 49 बच गए तो 49 को आप लिख देंगे यहाँ पर अगले अंक से पहले उपसर्ग के रूप में। और जो भागफल आया वो कितना आया? 2 आया है। अब क्या करना है, नया भाज्य जो बन गया है वो बन गया है कितना? नया भाज्य यानी कि बन गया 491। तो आपको संशोधित करना होता है भाज्य को। क्या करना होता है? संशोधित। और संशोधित कैसे करते हैं? संशोधित भाज्य निकालना है यदि आपको, तो क्या करना होगा, जो नया भाज्य है, नए भाज्य में से आप घटा देंगे ध्वजांक इंटू भागफल को। ये ध्यान रखना है आपको, कुछ नहीं करना। ये जो आया इसमें से भागफल, और ये अंक अभी तक काम में नहीं आया तो इसका और इसका गुणा करके इसमें से घटा दो। ऐसे ध्यान रख लो, डायरेक्ट ही रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो 491 में से माइनस करेंगे आप, ध्वजांक कितना है? 2, और भागफल कितना है? 2। तो 2 इंटू 2 घट करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 4 घटाइए आप, तो कितना आएगा बताइए? 487 आ जाएगा। 400 कितना आ गया? 87। अब 487 में आपको दोबारा भाग देना है, किसका? 81 का। तो कितनी बार चला जाएगा? लगभग 6 बार चला जाएगा। देखिए आप, 6 दे 6 का 6 एकम 6, और 8 6 48। तो कितना बचा बताइए? 1 बच गया। तो भाग गया 6 बार, और शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप इस वाले स्टेप में आ जाते हैं तो आपको भाग देने की प्रक्रिया समाप्त करनी होती है, और उसके बाद आप क्या निकालेंगे? संशोधित शेषफल निकालना होता है आपको। क्या निकालना होता है? संशोधित शेषफल। ये तो शेषफल आ गया आपका। वैसे तो तृतीय खंड में क्या रहता है? शेषफल रहता है, लेकिन संशोधित शेषफल निकालेंगे आप। तो संशोधित शेषफल कितना जाएगा? वैसे तो 12 बच रहा है, तो 12 में से आप क्या करेंगे? 6 इंटू 2 घटा दीजिए। जैसे आपने संशोधित क्या निकाला था? भाज्य निकाला था, तो ऐसे ही आप इसमें से ऐसे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो ये आता है आपका शेषफल यहाँ पर। तो बताइए भागफल कितना आया आपका?
26 आया और शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब समीकरण वाले क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे। तो समीकरण को हल करना हमें, तो समीकरणों में हमें समानता ढूंढनी है, यानी जो सूत्र हमने पढ़े थे उनको देखना है। तो देखिए आप x तो है ही है, इसको आप a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे आप b। तो फॉर्मूला जो बन रहा है वो लगभग ऐसे बनेगा, x प्लस a x प्लस b बराबर x प्लस c और x प्लस d। और आपको जब x का मान निकालना है तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से आपको रटना नहीं है सूत्र, क्या करना है, अचर पद जो होते हैं वो अंश में आएंगे। तो अचर पद कौन कौन से आएंगे ये बताइए। सबसे पहले अचर पद कौन कौन से हैं, तो इन दोनों को देखिए अचर पद कौन कौन से, सी और डी। तो सी और डी को गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, माइनस। अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इधर से जो अचर पद आएंगे ए और बी वो इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। इधर प्लस के हो या किसी के हो हमें उससे मतलब नहीं है, ये तो आप प्लस का मान के चलेंगे। तो ए और ए बी गुणा होके ए बी आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। इसके बाद अचर पदों को तो हम इधर लेके जाते हैं और जो गुणांक होते हैं वो इधर आते हैं, और गुणांक इधर आएंगे तो बाद में क्या देना पड़ेगा, उन गुणांकों का हमें भाग देना पड़ेगा। तो गुणांक कौन कौन से होंगे, तो इधर कौन कौन से गुणांक है, ए और बी होंगे एक्स के गुणांक, तो ए और बी तो प्लस के आ जाएंगे, और सी और डी इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के आ गए। ऐसे आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है बताइए, 1, बी बराबर कितना है 2, सी बराबर कितना है -3 और डी बराबर कितना है -4। तो आप लिख देंगे चूंकि एक्स बराबर कितना होता है, सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। आप जब तक तरीके को नहीं समझेंगे फॉर्मूला कैसे आया तब तक सवालों को नहीं कर पाएंगे। अब आपको क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है केवल। तो -3 इंटू -4 माइनस, इसके बाद 1 इंटू 2 बटे में 1 प्लस 2 माइनस सी की वैल्यू कितनी है -3 माइनस डी की वैल्यू कितनी है -4। सरल कीजिए इसको, तो 4 गुणा 3 करेंगे 12 माइनस के 2 बटे 2 और 1 3, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 12 में से 2 गए तो 10, और ये कितना बचेगा 4 और 3 7 और 3 10। तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका, एक आंसर, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो इसको लिखिए आप, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको लिखिए आप, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप वैसे जांच करना चाहते हैं अपने उत्तर की तो बिल्कुल सरल सा तरीका है, इसको आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को 2 से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो 1x आएगा, और कितना आएगा 2 आएगा, बराबर कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस के 4x आएंगे, माइनस के 3x आएंगे, और कितना आएगा 12 आएगा। तो देख लो आप यही तो कर रहे हैं, अचर पद। तो इस वाले अचर पद को इधर लेके जाएंगे तो किसका हुआ, ये माइनस का हुआ। तो माइनस का हुआ नहीं हुआ, देखिए 12 में से 2 घट गए। इसके बाद ये सब चीज़ें इधर आएंगी, तो ये इधर आएंगी, तो कॉम एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स कॉमन आ जाएगा इन सभी में से, तो 2 और 1 और -4 और -3 इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो देखो प्लस के हुए नहीं हुए, तो इधर क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। तो 4 3 तो ये हो गए 3, और इसके अलावा क्या हुआ है 3 और 3 6 और 4 10, तो 10x हो जाएंगे इधर तो, और ये 2 इधर जाके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस का होके 12 में से 2 गए तो 10, तो 10 में 10 का भाग दे तो कितना था 1। इस तरह से आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सरल सा समीकरण है, ये भी आपको हल करना है। 2x प्लस 3 बटे 2x प्लस 5 बराबर में दे रखा है आपको 2x प्लस 5 बटे 2x प्लस 3। समीकरण हल करना है, वैदिक विधि से हल करना है हमें। ऐसे आएगा क्वेश्चन, समीकरण को वैदिक विधि से हल कीजिए। अब देखो क्या करना है हमें, 2 तरीके होते हैं इसके। एक तो होता है अंश में अंश जोड़िए और हर में हर जोड़िए, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है इस तरीके के समीकरण में, अंश प्लस अंश तो हर प्लस हर।
फर्स्ट तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है अंश में से हर घटाया और अंश में से क्या घटाया, हर घटाया। तो ये दो कैलकुलेशन करके चलनी है आपको। तो पहली कैलकुलेशन से देखिए आप, अंश में अंश जोड़िए, 2x और 2x 4x और 3 और 5 8, तो 4x + 8 आया। और ऐसे ही नीचे देखेंगे तो 4x + 8 आ गया, तो समान आ रहे। तो अंशों का योग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप सवालों को। तो 2x + 3 + 2x + 5 यानी कि ये आ जाएगा 4x + 8। ऐसी हरों का योग करके देखिए आप, तो 2x + 5 + 2x + 3 कितना आ जाएगा बताइए, 4x + 8। तो चूंकि यहाँ पर अंशों का योग और हरों का योग समान है, अंशों का योग और हरों का योग आपस में क्या है, समान है। जब अंशों का योग और हरों का योग समान हो तो किसी भी योग को 0 के बराबर रख दो आप। तो किसी भी योग को, यानी कि हमने हर का योग या अंश का योग समान है तो इस एक योग को 0 के बराबर रख देंगे। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, -8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ये तरीका होता है। अब अंश में से हर घटाते आप, तो देखो अंश में से हर घटाते 2x में से 2x गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा घटाने पर। तो ये वाला तरीका आपका क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। आपको दोनों तरीके चेक करने, जिससे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। इसको लिखिए, इसके बाद 7 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब है आपके पास x - 8 बटे 3x - 2 बराबर 3x + 4 बटे 2x + 1। तो आप यहाँ पर वैसे ही देख पाएंगे कि अंशों का योग करने पर 4x आ रहा है यहाँ पर x वाले पद, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 5x। तो समान तो आने वाले नहीं है, तो अंशों का योग और हरों का योग तो करेंगे नहीं। तो अंश में से हर घटाएंगे। तो ये कौन सा पक्ष है बताइए, दायां पक्ष है या बायां पक्ष? ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष के अंश व हर का अंतर निकालिए आप। तो अंश में से हर घटाना है, यानी x - 8 में से घटाना है आपको 3x - 2। सरल कीजिए इसको, तो x - 8 माइनस के 3x और प्लस के 2, तो क्या बचेगा, -2x और -6। कॉमन जो आ रहा है उसको ले लीजिए आप। तो -2 कॉमन आ रहा है, तो x + 3 बच जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, दाएं पक्ष के अंश व हर का योग, हर का अंतर, तो करिए। दाएं पक्ष के अंश व हर का अंतर, तो 3x + 4 में से माइनस कर देंगे हम 2x + 1। तो सरल करेंगे तो 3x + 4 माइनस के 2x माइनस का 1, तो क्या बचेगा बताइए, 3x में से 2x गए तो x बच गया, और 4 में से 1 गए तो 3 बच गया। तो हमें यहाँ पर देखना है बाएं पक्ष के अंश व हर का अंतर और दाएं पक्ष के अंश व हर के अंतर में एक कॉमन भाग आ रहा है नहीं आ रहा है? जब कॉमन भाग आ रहा है तो इसका मतलब ये इस वाले नियम से सॉल्व हो सकता है। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर, चूंकि दोनों पक्षों के भाग क्या आ रहे, भाग अनुपात में है। ऐसे जब आते हैं अनुपात में है, आप ये वाला भाग और ये वाला भाग देखेंगे तो दोनों भाग क्या आ रहे हैं, अनुपात में आ रहे हैं। बिल्कुल समान नहीं आ रहे, तो समान नहीं आ रहे तो अनुपात में आ रहे हैं, कुछ भाग मिल रहे हैं। तो इसलिए किसी भी को 0 के बराबर रख दो आप, किसी भी अंतर को 0 के बराबर रख दो। तो -2 का भाग चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं प्रैक्टिस वर्क में, वो आपको करना है, और वो इन दोनों नियमों को लगाना होगा आपको इस वाले क्वेश्चन में। देखिए, तो 3x + 4 बटे 6x + 7 बराबर 5x + 6 बटे 2x + 3। तो ये क्वेश्चन जो है
इसमें ये वाला भी नियम लग जाएगा और ये वाला भी नियम लग जाएगा। देख लो आप, 3 और 2 5 और 3 और 5 जोड़े 8, 8 और 6 और 4 10, तो 8x प्लस 10। और नीचे भी देखेंगे 8x प्लस 10 आ रहा है, तो अंश और अंश का योग और हर का योग बराबर आ रहा है। और अंतर कीजिए, 6 में से 3 घटाएंगे 3x और 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो 3x प्लस 3 आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर देख लिए 3x प्लस 3 आएगा। तो दोनों नियम आपको लगाने हैं, ये आपको करना है। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सरल सा है। आपको इस वाले समीकरण को हल करना है। 1/x प्लस 7 प्लस 1/x प्लस 9 बराबर 1/x प्लस 6 प्लस 1/x प्लस 7। तो सबसे पहले तो यहाँ अंश क्या है, सभी के समान हैं, अंश समान है, ये देखना अंश समान है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, दाएं पक्ष के हर का योग करना है। दाएं पक्ष के हर का योग, तो दाएं पक्ष के हर का योग कीजिए तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x, और 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ऐसे बाएं पक्ष के हर का योग करिए आप, तो x प्लस 7 प्लस x प्लस 9, x प्लस 3 है ये ना, ये अच्छा 16 है, 10 और 6 16, तो ये 9 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 16। तो आपने देखा दोनों योग क्या आ रहे, समान आ रहे, तो किसी भी योग को आप 0 के बराबर रख दो। तो 2x प्लस 16 बराबर क्या रख देंगे, 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 8। और ये होता है आपका आंसर। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त हो जाती है। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बच रहा है, कौन सा, सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। तो उसको हम अगली वीडियो में करते हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।